नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइव जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बात करने वाली हूँ सूर्य के गोचर पर। और सूर्य अब मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। ये गोचर खास है सूर्य का, क्योंकि सूर्य एक पूरा सर्कल जो है, ज़ोडिएक सर्कल, ये कंप्लीट करने वाला है मीन राशि में ट्रांजिट करने के बाद। ये गोचर और एक कारण से खास है, क्योंकि 29 मार्च को शनि जो है वो मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। मैंने हाल ही में इस गोचर का वीडियो डाला है, इस ट्रांजिट का वीडियो डाला है। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है और अगर आप समझना चाहते हैं कि शनि आपके लिए अगले 2.5 साल मीन राशि में क्या क्या पॉसिबिलिटीज देने वाले हैं, तो मैंने शनि के दृष्टि गोचर से ये वीडियो आप सभी के सामने रखा हुआ है। शनि के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पे हम अलग अलग पद्धति से समझ सकते हैं, समझेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। जैसे नक्षत्र एस्पेक्ट्स हैं कि मतलब शनि का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा, शनि का जैसे दृष्टि गोचर अभी आप देख रहे हैं जो पिछला वीडियो गया है वो। फिर शनि का भाव गोचर कैसा रहेगा, साढ़े साती गोचर कैसा रहेगा, ढैया गोचर कैसा रहेगा। तो इन सभी को अगर आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप मेरा एनालिसिस यहाँ पे सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, राइट। आप सभी के जितने ज़्यादा वोट्स होंगे उतना मुझे उत्साह आएगा उस चीज़ को बनाने के लिए, राइट। आज हम बात करने वाले हैं सूर्य गोचर पर। तो ये विशेष इसलिए है क्योंकि 29 मार्च को शनि मीन राशि में तो जाने वाले हैं ही, परंतु 29 मार्च को मतलब उस समय मीन राशि में 5 ग्रहों का भ्रमण होने वाला है। तो वो समय बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर भी मैं जल्द ही आप सबके सामने पोस्ट करूंगी कि जब 5 ग्रह, 4 5 ग्रह जब एक साथ किसी भाव में आते हैं तो उसको उसका परिणाम कैसे समझे। हालांकि आने वाला जो समय है ये आप सभी जानते हैं कि दिक्कत वाला है ही, क्योंकि मैंने इसके ऊपर शुरू से ही काफ़ी अलग अलग पद्धति से वीडियोस डाले हैं। जो 2025 का वीडियो है, आपने अगर नहीं देखा है तो ज़रूर चेकआउट करिए कि मई के महीने में शनि और राहु का जो गोचर होने वाला है, युति होने वाली है, वो किस प्रकार से परिणाम कारक होगी, किन के लिए होगी। तो ऐसे कुछ गोचर को मैं खास तौर पे वीडियो की शुरुआत में बोल रही हूँ, क्योंकि जितने लोग देखेंगे और लाभान्वित होंगे तो जिनके लिए वो गोचर इंपॉर्टेंट है उनके लिए अलग अलग डिफिकल्ट मोमेंट्स या डिफिकल्ट इवेंट्स देने वाले हैं, उसके लिए आप पहले से तैयारी करके रख सकते हैं। मेरे वीडियोस पे आप सभी के बहुत सारे लोगों के कमेंट्स होते हैं कि भाई नेगेटिव प्रिडिक्शंस होता है, किसी को तो काम करना पड़ेगा नेगेटिविटी पर। ज्योतिष रोजी रोजी कैसे हो सकता है, चुप सिर्फ गुड़ी गुड़ी कैसे बोला जाए। और ज्योतिष गुड़ी गुड़ी बोलने के लिए है ही नहीं। हम डॉक्टर के पास क्या किसी आ, रोग होने के बाद में ही जाते हैं ना, और रोग होने के बाद में डॉक्टर हमें बताता है ना कि क्या क्या ख्याल रखना है, क्या प्रिकॉशन रखना है, और ये वापस ना हो इसके लिए हम करें प्रिकॉशंस ले। तो ज्योतिष के लिए हम कभी भी प्रिकॉटिव मेजर्स नहीं लेते हैं, तो ये वीडियोस प्रिकॉटिव मेजर्स हैं। आपको पहले ही कहीं ना कहीं हेड्सअप है कि इसके ऊपर काम कैसे करना है। मैंने कभी भी कोई भी ऐसे प्रिडिक्शंस नहीं दिए हैं या फलादेश नहीं किया है जिसके ऊपर आप काम नहीं कर सकते हैं। और जितने लोगों ने वो वीडियो सुनने के बाद में या कोई भी ऐसे वीडियोस को सुनने के बाद में उसके अंत में मैं जो रेमेडीज बताती हूँ, वो रेमेडीज अगर आप बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ में, सिंसियरिटी के साथ में करते हैं तो आप लिख के ले लीजिए कि उसकी इंटेंसिटी व्यक्ति के जीवन में कम कम हो जाती है उस इवेंट की। अगर वो बुरा इवेंट है तो अच्छा होता है तो कोई आकर बताता थोड़ी है, अच्छा होता है तो कोई बोलता थोड़ी है। हमारी आदत ही नहीं है, ह्यूमन टेंडेंसी ही नहीं है कि व्यक्ति के साथ में जब अच्छा होता है तो वो बोले कि यार कितना अच्छा घर मिला है मुझे, कितने अच्छे लोग मिले हैं, 2 टाइम का खाना मिल रहा है। हमारी कहाँ ऐसी कंडीशनिंग है, कहाँ ऐसी नर्चरिंग है कि हम ये सब बातें बोले। तो सूर्य का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सूर्य हमारे खानदान को, हमारे कुल को, हमारे वंश को, हमारे अ, एक रिस्पॉन्सिबल नेचर को, डिसिप्लिन को, और सूर्य की जितनी कर्तव्य दक्षता सूर्य में है उतनी किसी भी और ग्रह में नहीं है, क्योंकि और कोई ग्रह की ताकत ही नहीं है कि किसी को वो कॉम्बस्ट कर सके, अस्तंगत कर सके। और ये गोचर जो है सूर्य का वो ऑब्वियसली शनि को अस्त किए हुए है अभी। और उसी का वीडियो भी मैं पोस्ट कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा।
अगली बात, ये वीडियो इंपॉर्टेंट, या ये सूर्य का गोचर इंपॉर्टेंट क्यों है? तो शनि और सूर्य की युति यहाँ पे होगी ही होगी 29 के बाद में। परंतु सूर्य जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो वो अंतिम राशि है, और उस राशि में ऑलरेडी राहु भी है, राइट? तो सूर्य राहु का भी योग होने वाला है। मतलब कुछ समय के लिए, जब भी गोचर में कुछ समय के लिए पितृदोष निर्माण होता है। पितृदोष मतलब सूर्य राहु, सूर्य केतु, चंद्र राहु, चंद्र केतु, ये जब भी कॉम्बिनेशन, चार कॉम्बिनेशन आते हैं मोटे तौर पर, तो ये पितृदोष कहलाता है। और जब भी ये कॉम्बिनेशन आता है, जब भी ये गोचर आएगा, उस समय पे आपका क्या आएगा? उस समय पे आपका एक्लिप्स भी होता है, ग्रहण भी लगता है, तो वही ग्रहण भी है उस समय पे। तो मतलब वो जो टाइम पीरियड है, मार्च का जो अंत है, वो टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो सिर्फ वो दिन ही इंपॉर्टेंट है क्या? तो नहीं, वेद लगते हैं। ग्रहण के पहले 40 दिनों पहले से उसका इम्पैक्ट शुरू हो जाता है। ये सभी बातें इंपॉर्टेंट है सूर्य के गोचर के लिए, याद रखिएगा। मैं अनावश्यक या टॉपिक से हटके कोई भी बात नहीं बोल रही हूँ यहाँ पर। ये सभी बातें सूर्य से संबंधित हैं, क्योंकि सूर्य ही इन सब बातों को संचालित करते हैं, क्योंकि परिणाम दे रहे हैं, इसलिए हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। अब जब ये ग्रहण ग्रहण होता है, तो ग्रहण के 40 डेज पहले से ही उसका इम्पैक्ट शुरू होता है। ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये शास्त्र कहता है। आप पाराशर होरा शास्त्र उठाएं, ग्रहण का जो चैप्टर है उसे पढ़ें, कर्सेस का चैप्टर पढ़ें, तो आपको समझ में आएगा कि ये किस प्रकार से आपको इसका वेद कब लगता है, ये वो जो टेक्निकल डिटेल्स हैं। बट हम एक आम इंसान के जीवन में नॉर्मली उसका परिणाम कहाँ से शुरू हो जाता है? तो वो लगभग 40 दिनों के अप्रोक्सीमेटली पहले से शुरू हो जाता है, और 40 दिनों के बाद तक भी उसका इम्पैक्ट रहता है। ऐसे समय पे क्या होता है, तो बहुत बार नेगेटिव हैपनिंग्स भी होती हैं। क्योंकि वो नेगेटिव हैपनिंग्स इसलिए है क्योंकि ग्रेविटी अलग हो गई है अब। तो नेगेटिव हैपनिंग्स में बहुत बार अचानक से चीजें होना, अचानक से मृत्युघात होना, अचानक से पैसों का नुकसान होना, अचानक से कोई बीमारी दस्तक देना, अचानक से एक्सीडेंट्स होना, ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। अब यहाँ पे व्यय भाव की हम बात कर रहे हैं, तो व्यय भाव से कोई पैसा कैसे बढ़ेगा ये तो नहीं समझ में आता है। इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं वो जरूर समझ में आता है, या लोन चुकाना है तो ये जरूर समझ में आएगा, परंतु व्यय भाव ही व्यय है। मतलब व्यय भाव मतलब जो मीन राशि है कालपुरुष कुंडली में, जब व्यय भाव में मतलब 12वें स्थान पे पड़ती है, इसलिए उसे व्यय भाव या व्यय भाव की राशि कही जाती है। और वहां पे वहां सूर्य आ रहे हैं। इसका अर्थ है कि सूर्य ऐसे स्थान पे आ रहे हैं जो उनके लिए मरण कारक है। 12वां स्थान जो होता है वो मरण कारक स्थान होता है। मैंने मरण कारक स्थान पे कुछ वीडियोस डाले हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, क्योंकि वो आपको गोचर को या किसी ग्रह के बर्ताव को समझने के लिए बहुत मदद करता है। वो मरण कारक स्थान या वो भाव आपको बताता है कि किस प्रकार का प्रारब्ध कर्म व्यक्ति लेकर आया है जो उसे फेडना है। अब मीन राशि में सूर्य जब आए हैं तो वो 3 नक्षत्रों से जाएंगे, है ना? पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा और रेवती नक्षत्र। इन 3 नक्षत्रों से जब जाएंगे तो वो 3 नक्षत्रों का वर्गीकरण या उसको उसको हम अगर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो 30 दिन गोचर रहेगा, तो 10-10 दिन लगभग एक एक नक्षत्र के लिए जाता है। अब ये 3 नक्षत्र मान लीजिए, ये आपके 3 नक्षत्र लग्न नक्षत्र है, मतलब आपका मीन लग्न है, या फिर ये मीन राशि है आपकी, मतलब आपका ये जन्म नक्षत्र है, या इस नक्षत्र में ही खुद सूर्य है, मतलब आपका आत्मकारक ग्रह है या अमात्य कारक ग्रह है। तो ये गोचर आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इवेंट लेकर ही आता है, 100% श्योरिटी के साथ लेकर आता है। एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है, आपकी मेरी सभी की कुंडली में 12 भाव हैं और 12 राशियां हैं। तो जहां पे भी वो मीन राशि स्थित है, वहां पे क्या परिणाम मिलने वाला है उस मीन राशि से, या जहां पे वो जिस भाव में स्थित है, उससे आप कौन से लोग देखते हैं, कौन से रिश्ते नाते देखते हैं। जीवन के जो 16 एस्पेक्ट होते हैं, षोडश संस्कार बोलते हैं जैसे, 16 एस्पेक्ट जो मेन एस्पेक्ट्स हैं जीवन के, उसमें से कौन सा एस्पेक्ट वो परिणाम कारक होने वाला है इस गोचर में, राइट? अब ये मीन राशि आपकी पत्रिका में कौन से पुरुषार्थ पे पड़ती है, मतलब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चार चार चार
भाव दिए हुए हैं इनको, मतलब 3 भाव दिए हैं प्रत्येक पुरुषार्थ को। इस प्रकार से वो त्रिकोण बन जाता है। पुरुषार्थ से अगर आप देखते हैं ना तो बहुत इजी हो जाता है गोचर समझना। क्यों? क्योंकि पुरुषार्थ से ये होता है कि जब सूर्य जैसा ग्रह आ रहा है, सूर्य खुद ही धर्मबद्ध होकर काम करने वाला ग्रह है, क्योंकि सूर्य ग्रह का ग्रहमाला में राजा कहा जाता है। और सूर्य कभी असंगत होता ही नहीं है ना। तो सूर्य सबसे बलवान है। अगर सूर्य बलवान है पत्रिका में तो व्यक्ति ऊंचाइयों पर होता है। और सूर्य अगर खराब है तो वो व्यक्ति अपनी रिस्पेक्ट के लिए हर जगह पे फाइट करते रहता है, अपने आत्मसम्मान के लिए फाइट करते रहता है। उसके सेल्फ रिस्पेक्ट कहिए, सेल्फ ईगो कहिए, अहंकार कहिए, एग्जिस्टेंस कहिए, आइडेंटिटी कहिए, सबके लिए लड़ते रहता है। चाहे वो घर घर में हो लड़ाई, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, इन सब में वो अस्तित्व की या एक इम्पोर्टेंट फील होने की लड़ाई होती है। और यही सब होने वाला है व्यय भाव, मतलब 12वीं राशि में जब सूर्य आते हैं तब। अब 12वीं राशि में सूर्य आ रहे हैं मतलब व्यक्ति ये एक महीना लगभग, जिनके जैसे मेष कुंडली है तो उनके लिए ये समय कैसा है कि वो व्यक्ति जगता रहेगा। क्योंकि दूसरा भाव और व्यय भाव आंखों पे पड़ता है और वहां पे ये राशि पड़ती है, तो जातक क्या है, जगता रहेगा, उसको नींद नहीं आएगी और उसकी नींद डिस्टर्ब रहती है। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहली बात, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो आइडेंटिफाई करना। तो वो अगर हो रहा है इसका अर्थ ही है कि आपकी पत्रिका में सूर्य किसी न किसी प्रकार से दूषित अवस्था में होंगे, 6, 8, 12 में होंगे। सूर्य सूत्र लागू हो जाता है ऐसे केस में। पराशर होरा शास्त्र में सूर्य सूत्र, सूर्य का जो चैप्टर है उसमें बहुत सारे सूर्य सूत्र बताए गए हैं और त्रिक भाव को लेकर कुछ सूत्र बताए गए हैं। आप अगर वो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सूर्य सूत्र जब त्रिक भाव में लगता है तो किस प्रकार से उसका काम होता है। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी डाला है, आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर। उसी प्रकार से अब यही सूर्य मतलब नीच राशि में है, शत्रु राशि में है, तो भी ये दूषित अवस्था में हो गया। और पितृदोष में है या जो अलग अलग योग होते हैं गलत, मतलब दूषित योग होते हैं, अशुभ योग होते हैं जिसको हम बोलते हैं, जो पीड़ित योग होते हैं, क्रुएल्टी दर्शाते हैं, ऐसे योग में अगर जब सूर्य आते हैं तो भी कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज आएंगी। राइट? जिनकी सूर्य की दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, उनके लिए भी परिणाम होगा बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि अब ये परिणाम किसके ऊपर होगा? सूर्य, सूर्य समान व्यक्ति, घर के कर्ता पुरुष, मतलब पिताजी। सूर्य जो घर को चलाने वाला व्यक्ति होता है, साइनिंग अथॉरिटी करने वाला, आपके ऑफिस एनवायरनमेंट में आपके सारे बॉस लोग जो अथॉरिटी के लेवल पे पद पे बैठे हुए हैं वो सारे। सूर्य पॉलिटिक्स भी दर्शाता है। तो सूर्य जब इस प्रकार के गोचर में आता है तो व्यक्ति पॉलिटिक्स का शिकार होता है, कॉन्स्पिरेसी का शिकार होता है। प्रमोशन मिलना है या प्रमोशन की लड़ाई चल रही होती है, उसके लिए लीगल डिस्प्यूट के लिए लड़ते रहता है। ऐसी बहुत सारी घटनाक्रम होती है। अब सबके लिए ऐसा नहीं होगा। अब ये सूर्य आपकी पत्रिका में कहाँ है उसके अनुसार हम फलित देखेंगे। तो हम 12 लग्नों के बारे में बात करने वाले हैं, राशियों के बारे में नहीं। हाँ, आप चाहें तो देख सकते हैं कि आपकी जो जन्म राशि है और लग्न राशि है वो दोनों नोट कर लीजिए और दोनों राशियां देखिए। तो आपको माइंड और बॉडी दोनों के ऊपर, या सोल, तीनों के ऊपर आपको, मतलब सूर्य कुंडली भी लगाते हैं तो तीनों के अकॉर्डिंग अगर आप देख सकते हैं कि आपके लिए गोचर किस प्रकार से होगा, या फिर कोई भी ग्रह का गोचर आप देख सकते हैं। राइट? अब हम जानेंगे देर न करते हुए कि 12 राशियों के लिए क्या प्रभाव है। ठीक है? अब सबसे पहले समझेंगे कि मेष लग्न के जातकों के लिए क्या ये सूर्य गोचर का क्या परिणाम रहेगा। अब देखिए 4 ग्रह जमते हैं यहाँ पर। राइट? 4 ग्रह जो हैं विद्यमान होते हैं मीन राशि में। एक तो लक्ष्मी नारायण योग है, मतलब बुध यहाँ पे नीच अवस्था में है, शुक्र है यहाँ पर उच्च अवस्था में, उच्च नीच का लक्ष्मी नारायण योग है, और सूर्य राहु मतलब पितृदोष भी है। खास करके जितने भी लोग हैं ना जो जिनकी पत्रिका में ऑलरेडी पितृदोष है, मतलब सूर्य राहु सूर्य केतु चंद्र राहु चंद्र केतु, उनके लिए ये गोचर सबसे ज्यादा और इम्पोर्टेंट हो जाता है।
इस समय पे पितरों से संबंधित जो भी शाप होता है या दोष होते हैं वो इस समय पे परिणाम करते हैं और व्यक्ति को घटनाक्रम दे जाते हैं। मतलब पितरों का जो कोप है या पितरों से संबंधित जो भी आपको इवेंट मिलने हैं ना, वो इस समय पे मिलते हैं ग्रहण के आसपास। और पितृदोष जब गोचर में बनता है इस टाइम पे वो एक्टिवेट होता है। अब क्या एक्टिवेट होगा? तो लक्ष्मी नारायण योग है, तो अष्ट प्रकार की लक्ष्मी होती, उसमें से कोई एक लक्ष्मी, किसी किसी ना किसी एक प्रकार की लक्ष्मी का जो दोष अगर आपकी पत्रिका में है वो आपको फटके देता है। अब व्यय भाव में हो रहा है मतलब आपको पैसों का फटका हो सकता है, संतान लक्ष्मी से भी संबंधित हो सकती है चीजें। और यही अच्छा समय होता है कि इस दोष का निवारण भी किया जाए। तो निवारण करने के लिए क्या है कि आप भारत में जितने भी पितृदोष के निवारण के स्थान हैं, जैसे हरिद्वार है, काशी है, रामेश्वर है, उज्जैन में सिद्धवट है, या अम, प्रयाग हैं, जितने भी बद्रीनाथ हैं, अब वो ओपन भी होने वाले हैं, तो ऐसे समय पे आप इन जगहों पर जाकर जब पत्रिका में सीवियर पितृदोष है उसका निवारण कर सकते हैं। और वो पितृदोष किस चीज को लेकर आया है? लक्ष्मी का नाश हुआ है, या घर में कलह हुआ है, घर में इंसेस्ट रिलेशनशिप के कारण गोत्र से संबंधित प्रॉब्लम है, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई करके पत्रिका देखे बिना नहीं समझा जा सकता है, याद रखिए। और अगर आपको पता है कि ऐसा है तो इस तरह से इन सब चीजों पे इस गोचर में काम करिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं वृषभ लग्न के लिए। तो वृषभ लग्न के लिए देखिए लाभ भाव में हो रहा है, तो लाभ भाव में हो रहा है मतलब ये आपके, अब ये पितृदोष और ये उच्च नीच का लक्ष्मी नारायण योग, ये चार ग्रहों का जो युति है यहाँ पे वो क्या बताती है कि भाई ये पूरा एक एक महीने का जो टाइम पीरियड है जब तक सूर्य रहने वाले हैं और शनि भी वहां पे आने वाले हैं, ग्रहण भी होने वाला है, तो वृषभ लग्न के जातकों के लिए क्या होगा कि एक तो सबसे पहले आपके लाभ को लेकर, सभी प्रकार के लाभ को लेकर ये योग बन रहा है ना। तो इन कोई भी लाभ की प्राप्ति में इन योगों का हाथ रहेगा, मिलने में और न मिलने में। अब आपकी पत्रिका में डिपेंड करता है कि इस राशि में कोई ग्रह है क्या, वो कौन से योग एक्टिवेट कर रहे हैं। अब क्या हो सकता है, तो सबसे पहले तो अगर आप वैवाहिक जीवन में हैं तो आपके स्पाउस से संबंधित जो भी पितृदोष है, अगर आपके घर में आपके 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 स्पाउस के घर में या स्पाउस के पत्रिका में वो पितृदोष है, तो इस समय आपका वहां पे योगदान बनता है कि आप निवारण करने के लिए या इनिशिएटिव लेने के लिए, आपको अगर सामने से अपॉर्चुनिटी आती है तो जरूर आपको करना चाहिए, उसमें योगदान देना चाहिए, क्योंकि आपके लिए ये योग बना हुआ है, क्योंकि आप ये करते हैं तो उससे आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में खास करके प्रॉपर्टी मतलब वास्तु लक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी में से कोई एक लक्ष्मी को ले यहाँ पे, तो अष्टलक्ष्मी में संतान लक्ष्मी है, वास्तु लक्ष्मी है, इन दो लक्ष्मी को लेकर कहीं ना कहीं अगर घर में कुछ कलह चल रहा है, कोई बातचीत चल रही है, किसी न किसी प्रकार का कोई कर्म या किसी न किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है, तो इस समय पे उसका निवारण करना है। क्या निवारण करना है, कैसे करना है, उसके लिए आपको पत्रिका समझनी पड़ेगी। आपको किसी ज्योतिषी के पास में जाकर उस चीज का पूरा सही प्रकार से एनालिसिस करना होगा। और अगर आप खुद जानते हैं तो आप उसके ऊपर जितने भी पितृदोष कराने के लिए, पितृदोष निवारण करने के लिए जितने भी भारत में स्थान हैं, जैसे रामेश्वर है, सिद्धवट मतलब उज्जैन में जो सिद्धवट है वहां पर है, प्रयागराज है, गया है, हरिद्वार है, वहां पर जाकर भी ये किया जा सकता है। इस पितृदोष का संबंध वास्तु, इस पितृदोष का संबंध लक्ष्मी से है और वो अष्ट प्रकार की लक्ष्मी से है। आपकी कौन सी लक्ष्मी यहाँ पे पीड़ित अवस्था में है, आपके मायके के साइड की है या आपके ससुराल पक्ष की है, इसका आइडेंटिफिकेशन पत्रिका देखने के बाद ही हो सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये मिथुन लग्न के लिए ये कहाँ हो रहा है, तो उनके दशम भाव में हो रहा है। कर्म के भाव में वो उच्च नीच का लक्ष्मी नारायण योग है, सूर्य का गोचर है, पितृदोष बनाकर चल रहे वाले हैं, तो ग्रहण भी होने वाला है और शनि का गोचर भी होने वाला है। तो आपके कर्म भाव पे इतने सारे ग्रहों का परिणाम है, इसका अर्थ है कि बहुत सारी जगह पे कर्म लगना चाहिए, आपका आपका कर्म होना चाहिए। आप कितना कर्म कर पाते हैं, या जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, या बहुत सारी चीजें हाथ पे ले ली है और कुछ भी नहीं हो रहा है अंत में, ऐसा नहीं होना चाहिए। भले ही आपके सामने अगर सात आठ
इश्यूज पड़े हैं, परंतु उसमें से कोई 2 इशू 3 इशू कम से कम उठाइए, उसे उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, क्योंकि सूर्य का गोचर जब दशम भाव में होता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बताता है। तो वो लीजिए और उसके ऊपर काम करिए, उस पितृदोष का निवारण करिए अगर आपकी पत्रिका में है। उस उच्च उच्च नीच लक्ष्मी नारायण मतलब किसी न किसी प्रकार की लक्ष्मी। अब यहाँ पे विजय लक्ष्मी की बात करते हैं, क्यों? क्योंकि दशम भाव में आपका कर्म है और आपका करियर है, और करियर करियर में व्यक्ति विजयी होना चाहता है, अचीव करना चाहता है, तो वहां पे विजय लक्ष्मी कहीं ना कहीं पीड़ित अवस्था में है, और अगर उससे संबंधित कोई कर्म बंधन है तो आपको यहाँ पे वो निवारण करना होगा। कैसे निवारण करना है? अगर आपकी पत्रिका में वो योग है तो ही, है ना? परंतु अगर वो चीज बन रही है गोचर में तो उसके ऊपर काम कैसे करना है, तो वो इंडिविजुअल व्यक्ति के अनुसार बताया जा सकता है, ऐसे आम चीज में नहीं बताया जा सकता है। परंतु करना क्या है, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। अब हम बात करेंगे कर्क लग्न के लिए। तो कर्क लग्न के लिए देखिए, ये गोचर जो है कहाँ हो रहा है? ये गोचर हो रहा है उनके भाग्य में। सब कुछ भाग्य पर निर्भर होता है, राइट? हमारी 100% एफर्ट्स होने के बाद भी अगर हमें 100% अचीवमेंट नहीं हो रही है तो हम बोलते हैं कि यार भाग्य कम पड़ गया, है ना? भाग्य कहाँ से आता है? गुरु के आशीर्वाद से, पितरों के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से, अपने कर्मों के अच्छे फल से, राइट? और हमने गत जन्मों से जितना पुण्य संचय किया है, जितने भाग्य को भाग्य वृद्धि करने के काम कर्म करे हैं, उसके उसी का हिसाब किताब हमें नवम भाव में मिलता है। टैक्सेस, सो टैक्सेस से भी इंक्लूडेड। और वैसे भी अभी मार्च अप्रैल का समय है, तो मतलब जो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग हो रहा है, तो यहाँ पे आपका कर्म बंधन कैसा है? आप मैनिपुलेट कर रहे हैं, गलत काम किया है, उसका कैसा आप तोड़ निकालते हैं? क्योंकि ये धर्म त्रिकोण में ही हो रहा है, ये तो ये पितृदोष हो रहा है, ये उच्च नीच का लक्ष्मी नारायण है, वो बता रहा है कि कहीं ना कहीं भाग्य लक्ष्मी से संबंधित कर्म है यहाँ पर, है ना? पितृदोष का निवारण, अगर पितृदोष आपके पत्रिका में है, मतलब चंद्र राहु चंद्र केतु, सूर्य राहु सूर्य केतु, तो ये सबसे बेस्ट समय है कि आप उसका निवारण करें। भारत में जितने स्थान हैं जहाँ पे पितृदोष का निवारण किया जा सकता है, उसे ऐसे समय पे उन जगहों पे जाके वो निवारण करना ही चाहिए। बहुत लोगों ने इसका फायदा कुंभ में भी लिया होगा। तो अब ये पितृदोष का निवारण अगर आप करते हैं तो उससे होगा क्या? पितृदोष का और लक्ष्मी शुद्धिकरण का अगर आप यहाँ पे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कौन सी लक्ष्मी है? भाग्य लक्ष्मी है। तो पितृदोष का निवारण करने से या भाग्य का शुद्धिकरण करने से भाग्य लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अब भाग्य किस चीज के कारण खुंटा हुआ है, भाग्य किस चीज के कारण क्या हुआ है, ब्लॉक्ड है, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पत्रिका दिखानी आवश्यक है। ये संतान के लिए भी हो सकता है, ये लीगलिटी ऑफ मैरिज के लिए भी हो सकता है, क्योंकि भाग्य बहुत सारी चीजों से बनता है। मतलब व्यक्ति जब किसी से विवाह करता है तो विवाह से भी उसका भाग्य पलट जाता है, संतान हो जाती है तो संतान से भी उसका भाग्य पूरा बदल जाता है। तो कौन सा है यहाँ पे भाग्य लक्ष्मी, किससे संबंधित है, राइट? अब यहाँ पे सिंह लग्न की बात करते हैं। सिंह लग्न के लिए देखिए, ये गोचर कहाँ हो रहा है? ये आपके अष्टम भाव में हो रहा है। अष्टम भाव में ये गोचर क्या बताता है कि भाई व्यक्ति जो है ये सीधे सीधे दिखाई देता है कि अष्टम भाव में तंत्र मंत्र गूढ़ विद्या प्रॉपर्टी से संबंधित इन सब चीजों से संबंधित पूरा कर्म बंधन आ जाता है, क्योंकि यहीं पे वो 4 ग्रह हैं जहाँ पे पितृदोष भी बना रहे हैं, और यहाँ पे गुप्त लक्ष्मी का योग बनाते हैं कि गुप्त लक्ष्मी को लेकर अगर कोई पितृदोष लगा हुआ है, गुप्त लक्ष्मी को लेकर कोई ना कोई कर्म किया हुआ है गत जन्म में, तो उसका प्रारब्ध, उसे शुद्धिकरण करना, उसके बारे में, उस लक्ष्मी को पुनर्स्थापित करने के लिए क्या करना चाहिए, उसके ऊपर काम करना। अब गुप्त लक्ष्मी कुछ भी हो सकती है, देखिए विद्या हो सकती है, गुप्त विद्या हो सकती है, मतलब आपने किसी जीवन में कोई विद्या सीखी थी, उसको वापस से रिस्टार्ट करना, वापस से कनेक्ट करना। रिसर्च हो सकता है, नीचे गड़ा हुआ धन हो सकता है, जो आपको लगता है कि गुप्त रूप से जो आप में स्थित है परंतु बाहर नहीं आ पाता, आपका कैलिबर नहीं बाहर आता है, वो भी हुआ। इन सब के निवारण करना है, परंतु अगर वो ब्लॉक्ड है, वो एनर्जीज ब्लॉक्ड है, तो क्यों है? ये पितृदोष अगर आपकी पत्रिका में है तो ये भारत में जितने भी पितृदोष निवारण के स्थान हैं, जैसे रामेश्वर है, उज्जैन में सिद्धवट है, प्रयागराज है, हरिद्वार है, बद्रीनाथ है, गया है, बहुत सारे स्थान हैं जहां पर पितृदोष का, नासिक त्र्यंबकेश्वर है, वहां पे जाके आप पितृदोष का निवारण करा सकते हैं। और वो निवारण कौन सा है, उसी के साथ साथ उच्च नीच लक्ष्मी नारायण जो योग यहाँ पे है वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं गुप्त लक्ष्मी, नीचे जो जमीन के नीचे जो लक्ष्मी होती है,
मतलब गुप्त धन, गुप्त लक्ष्मी से संबंधित कुछ ना कुछ कर्म है यहाँ पे, राइट। और उसी का इम्पैक्ट, उसी से संबंधित कुछ ना कुछ कर्म बंधन या घटनाक्रम आपको इस पूरे टाइम पीरियड में मिलने वाले हैं, राइट। अब बात करते हैं कन्या लग्न के लिए। कन्या लग्न के लिए गोचर कहाँ हो रहा है? तो सप्तम भाव में हो रही है, राइट। सप्तम भाव में जब ये गोचर हो रहा है, पितृदोष बना हुआ है, उच्च नीच का लक्ष्मी नारायण योग है। उच्च नीच का लक्ष्मी नारायण मतलब बुध और शुक्र है ना, ये बना हुआ है। तो यहाँ पे सूर्य क्या बता रहे हैं कि वो पितृदोष निवारण करना है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जातक कन्या लग्न के जो दाम्पत्य सुख में प्रॉब्लम पा रहे हैं या वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम पा रहे हैं, बहुत सारे डिवोर्स के केसेस चल रहे हैं, रिलेशनशिप के इश्यूज चल रहे हैं, इन सब चीजों का अगर कारण आपकी पत्रिका में पितृदोष है या लक्ष्मी नारायण अगर आपकी पत्रिका में है, किसी न किसी प्रकार का बना हुआ है, और वो अगर दूषित अवस्था में है, तो ये वो समय है कि आप अपने पत्नी के साथ में, पति के साथ में मिलकर उस दोष का निवारण करें। नहीं तो उसी का गलत इम्पैक्ट, उसी से संबंधित कुछ ना कुछ दंड भुगतान करना पड़ता है ऐसे समय पर। अब ये लक्ष्मी कौन सी हुई? तो ये लक्ष्मी आपकी खुद की स्पाउस, मतलब आपका वरलक्ष्मी बोल सकते हैं आप इसको, राइट। आप इसे ये कह सकते हैं कि जो जो जिस व्यक्ति के कारण घर में जब लक्ष्मी ब्याह कराती हैं, और वो स्त्री जो ब्याह कराई हैं वो लक्ष्मी रूप होती हैं, अगर उसके साथ में कोई गलत कर्म हुआ है, उसको अगर सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिली है, तो डेफिनेटली इस प्रकार का दोष लगेगा ही। और यही वो समय है जब वो एक्टिवेट होती है चीजें, और आपको उसका फल मिलता है, उसका दंड मिलता है, या फिर उसका अच्छा फल भी मिलता है। और ग्रहण है तो हम ये नहीं कहेंगे कि सब कुछ अच्छा ही होगा, बुरा भी हो सकता है, परंतु उस चीज की इंटेंसिटी कम की जा सकती है। अगर आपकी पत्रिका में ये दोष है, तो आप भारत में जितने भी पितृदोष निवारण करने के स्थान है, नासिक, त्र्यंबकेश्वर, हरिद्वार है, उज्जैन में सिद्धवट है, या रामेश्वर है, गया है, तो वहां पे जाकर, प्रयागराज पे जाकर आप इन सब चीजों का निवारण कर सकते हैं। ये बेस्ट टाइम पीरियड है गोचर के अनुसार। अब अगर हम तुला लग्न की बात करें, तो ये कहाँ हो रहा है? तो ये षष्ठ भाव में। अब षष्ठ भाव में जो है, षष्ठ भाव में उच्च नीच का लक्ष्मी नारायण योग है और पितृदोष बन रहा है। सूर्य का ये गोचर क्या दिखाता है कि इन सब चीजों को वो एक्टिवेट करता है, पेंडिंग कर्म को एक्टिवेट कर रहा है। प्रारब्ध लक्ष्मी, रोग लक्ष्मी, है ना। तो प्रारब्ध मतलब प्रारब्ध पूर्ण करने के लिए जो आपको देवी या जो जो आपको शक्ति काम करती है, आपको सहायता करती है, वो यहाँ पे स्थित है। यहाँ पे वो आपको सहायता करने के लिए भी स्थित है ऐसे गोचर में, आपको करने के लिए जाना चाहिए। तो किस संबंध में होना होगा? वो तो पितृलक्ष्मी से संबंधित होगा। वो आपके लिए रोग, मतलब रोगों से संबंधित, मतलब काया से संबंधित हो जाती है। या फिर अपने घर में अगर कोई किसी प्रकार का प्रॉपर्टी से संबंधित जब गिरवी रखते हैं, कागजात गिरवी रखते हैं, गहने गिरवी रखते हैं, तो इससे संबंधित अगर कुछ कर्म बंधन रहा होगा, प्रारब्ध रहा होगा, तो ऐसे समय पे वो एक्टिवेट होता है, उसका दंड मिलता है अगर अपने घर व्यक्ति ने अगर गलत काम किए हैं तो ऐसे समय पे क्या करना चाहिए? ऐसे गोचर में जाकर इस चीज का निवारण करना चाहिए, उसका शुद्धिकरण करना चाहिए। मतलब आप भारत में जितने भी पितृदोष के संस्थान हैं निवारण के, तो जैसे हरिद्वार है, प्रयागराज है, गया है, काशी है ना, रामेश्वर है, नासिक त्र्यंबकेश्वर है, वहां पे जाकर आप इसका निवारण करा सकते हैं। और उस लक्ष्मी, जो लक्ष्मी कुंठित है, उसको वापस से पुनर्स्थापित कर सकते हैं। और वो कौन सी है एग्जैक्टली वो तो आपकी पत्रिका को देखने के बाद ही समझ में आएगा, याद रखिएगा, राइट। अगर हम वृश्चिक लग्न की बात करें तो क्या होगा? वृश्चिक लग्न के लिए देखिए ये गोचर क्या है। तो ये हो रहा है उनके पंचम भाव में, संतान लक्ष्मी की बात होगी अब यहाँ पे। और बुद्धि, तो बुद्धि भी लक्ष्मी समान है। इसी से संबंधित क्या है? कर्म है। तो ये अगर इससे संबंधित अगर व्यक्ति का जीवन में प्रॉब्लम है, इसके संबंध में अगर व्यक्ति के जीवन में ये दोष है, पितृदोष बना हुआ है, लक्ष्मी नारायण योग भी है, ऐसे गोचर में वो एक्टिवेट होता है और बुद्धि यहाँ पे घूमती है और गलत कर्म करता है व्यक्ति। उसी के साथ साथ यही वो टाइम पीरियड, क्योंकि केवल लक्ष्मी नारायण योग नहीं है यहाँ पे, केवल पितृदोष नहीं है यहाँ पे, वो बहुश्रृंगार योग भी है राहु और शुक्र का, राइट। तो पंचम भाव में ये और एक्टिवेट होकर अगर व्यक्ति शैया सुख को लेकर, प्रेम प्रणय को लेकर गलत बर्ताव करता है, तो वो अपनी और कर्म बढ़ा लेता है। राहु है तो वो अबॉर्शन की स्थिति भी दिखा देता है। पितृदोष है तो वो क्या दिखाता है? ऐसे समय पे व्यक्ति गलत निर्णय लेता है और अबॉर्शन कराता है। ये समय खराब है उस मामले में, समय हक में नहीं है।
और समय आपको सचेत करता है कि ऐसी दिशा में ही मत जाइए, धर्मबद्ध होकर काम करिए। तो वो लक्ष्मी जो है, जो कुंठित है या जो पितृदोष है, वो उसका निवारण कहाँ किया जाए? तो जितने भी भारत में पितृदोष निवारण के स्थान है, वहां पे जाके ऐसे गोचर में आप काम कर लेते हैं तो वो शुद्धता आती है। राइट। अब हम बात करते हैं धनु लग्न के लिए। धनु लग्न के लिए क्या है? चौथे भाव में है, तो ये चौथे भाव में पितृदोष जो है, लक्ष्मी जो है, ये वास्तु लक्ष्मी कुंठित हुई हुई दिखाती है। अगर गोचर में दिखा रही है, अगर आपकी पत्रिका में वही योग है, तो इसका अर्थ है कि आपको वास्तु लक्ष्मी और आपको पितृदोष पे काम करना है ऐसे समय पे। ये अगर आप करते हैं इस पूरे टाइम पीरियड में, तो ये गोचर में आपको एक चांस मिला है उसको निवारण करने का। भारत में जितने भी स्थान हैं पितृदोष निवारण करने के, उसमें जाकर, जैसे सिद्धवट है उज्जैन में, हरिद्वार है, प्रयागराज है, बहुत सारे स्थान हैं, मैंने शुरुआत में भी इनके बारे में बताया है। वहां जाकर, गया में जाकर आप पितृदोष का निवारण कर सकते हैं। और जो लक्ष्मी कुंठित है उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। वो लक्ष्मी निवारण कैसे करनी है? अगर वो योग आपकी पत्रिका में है, तो उसके लिए आपको पत्रिका दिखाने के लिए आना पड़ेगा। वास्तु से संबंधित यहाँ पे दोष जो है, उसकी भी मुक्ति के लिए, जैसे ऋण मुक्तेश्वर है महादेव, उनकी उपासना ये भी आपको फलदायी होगी ऐसे समय पे। राइट। और वो महादेव पिंड के रूप में करना है। ठीक है। अगर हम मकर लग्न की बात करें, तो ये गोचर कहाँ है? तीसरे भाव में है। तीसरे भाव में मतलब अगर गत जन्म में किसी न किसी प्रकार से पितृदोष, सिबलिंग्स के साथ में गलत व्यवहार करने से, सिबलिंग्स की प्रॉपर्टी हड़प लेने से, सिबलिंग का हक हड़प लेने से अगर ये बना हुआ है, अगर आपकी पत्रिका में ऑलरेडी है, तो ये वो समय है कि जब उसके ऊपर आप काम करें। अन्यथा इस जन्म में, इस समय आपको सिबलिंग से ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत इवेंट मिलेंगे, मतलब दंड मिलेगा। आपके सिबलिंग्स आपके साथ में ऐसा कुछ काम करेंगे, या फिर आप वापस से हिस्ट्री रिपीट करेंगे उनके साथ में। तो वो लक्ष्मी कौन सी हुई यहाँ पे? अब यहाँ पे पराक्रम की जो लक्ष्मी है, मतलब पराक्रम करना, हर किसी में पराक्रम का जोर नहीं होता है। तो वो पराक्रम सही पराक्रम होना चाहिए। वो पराक्रम किस चीज को लेकर हुआ है? तो पितरों को कहीं ना कहीं यहाँ पे एंगर एंग्री किया है। और वो किस चीज को लेकर है? तो वो लक्ष्मी को लेकर भी है। राहु यहाँ पे जब होते हैं, तो तीसरे भाव के राहु सौभाग्यवती स्त्री की छाया भी दिखाते हैं, पराशर ऋषि का सूत्र है। मतलब ऐसे समय पे वो पितृदोष में लिपटी हुई जो सौभाग्यवती स्त्री की छाया है, वो यहाँ पे और एक्टिवेट होती है ऐसे समय पे। ऐसे समय पे अचानक हमारे हमारे सामने ऐसे कर्म बंधन आते हैं, जो आते हैं और हो जाते हैं, और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हेल्पलेस हो जाते हैं। अगर ये दोष है, पितृदोष है, सूर्य इस प्रकार से है, तो आपको निवारण करने के लिए, पितृदोष के निवारण करने के लिए भारत में जितने भी पितृदोष के निवारण के स्थान हैं, उन पे आपको काम करना चाहिए। तो गया है, हरिद्वार है, काशी है, रामेश्वर है, उज्जैन में सिद्धवट है, वहां पर जाके आप पितृदोष का निवारण कर सकते हैं। राइट। और डिटेल में समझना है तो पत्रिका आपको दिखानी चाहिए। अब कुंभ लग्न की बात करते हैं, तो कुटुंब में हो रहा है ये पूरे चार ग्रहों का जमावड़ा है ना। तो चार ग्रह जो जमे हुए हैं, पितृदोष जो है वो खानदान में लगा हुआ है, खानदान की प्रॉपर्टी को लगा हुआ है। खानदान में जो लक्ष्मी चलती आ रही है ना, जिनका जो पुश्तैनी व्यवसाय होता है, उससे संबंधित है, दिखाई देती है ये चीज, और वो लक्ष्मी नारायण योग है। तो मतलब लक्ष्मी से ही संबंधित कुछ ना कुछ कर्म है भाई। और वाणी से किया हुआ है, वाणी से किया हुआ है, इसलिए उसका दोष और ज्यादा है। तो उसको अगर आपकी पत्रिका में ये योग बने ऑलरेडी है, तो उसका निवारण करने का ये सबसे बेस्ट चांस है। तो क्या करना पड़ेगा? तो आप भारत में जितने भी पितृदोष निवारण के स्थान हैं, वहां पे जाके पितृदोष निवारण करिए। जैसे हरिद्वार है, प्रयागराज है, गया है, रामेश्वर है, काशी है, राइट, त्र्यंबकेश्वर है, उज्जैन में सिद्धवट है, वहां पे आप कर सकते हैं। नहीं करने से क्या होगा? जो हाथ में है वो भी चला जाता है। या फिर अगर पितरों का कोप है, तो विष्णु जी बोलते हैं कि जब तक पितर माफ नहीं करेंगे, वहां पे मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं। हम मीन लग्न की बात करेंगे। अब मीन लग्न में ही ये गोचर है, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो मीन लग्न वालों के लिए ही है कि भाई इस समय पे सब कुछ गाज गिरी हुई है आपके ऊपर, आपकी पर्सनालिटी के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर, आपके विचारों पे, आपके एग्जिस्टेंस पे, सब कुछ। तो वो पितृदोष भी आपके ऊपर है, वो श्रृंगार योग भी आप ही के ऊपर बना हुआ है, वो लक्ष्मी नारायण योग का जो उच्च नीच का लक्ष्मी नारायण योग है, वो भी आप ही के लिए बना हुआ है।
ये सारी चीजें अगर समझना है और आपके पत्रिका में आप मीन लग्न के जातक हैं, तो आपको पत्रिका दिखाने के लिए ही आना पड़ेगा, क्योंकि ये एक मास लेवल पे बताई हुई चीज है। परंतु मीन लग्न के जातकों के लिए हर प्रकार की वैरायटी का कर्म उसका अभी जितनी मीन लग्न के जातक हैं उतनी अलग वैरायटी है, राइट? उतना यूनिक, हर एक का कर्म यूनिक है। अभी इस समय अगर आपकी पत्रिका में पितृदोष है ही, तो ये समय उसे निवारण करने का है। और अगर डिटेल में समझना चाहते हैं तो आपको पत्रिका दिखानी होगी, क्योंकि उसके बिना ना एग्जैक्ट कंडीशन क्या है पत्रिका की, एग्जैक्ट कंडीशन आपके जीवन में क्या हो रहा है। हाँ, अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो ये वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं है, राइट? वही लोग वीडियो देख रहे हैं जो एक तो ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, ज्योतिष को अम्यूजमेंट समझते हैं, सीरियस नहीं है, सिर्फ सुनना चाहते हैं मजे के लिए, या फिर सच में जिनकी अड़ी पड़ी हुई है और वो निवारण चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, राइट? यहाँ पे मैं विराम देती हूँ सूर्य के गोचर को, क्योंकि ये बहुत विशेष गोचर है, क्योंकि 4 ग्रहों की युति है। और 30 मार्च को से शनि भी यहाँ पे आने वाला है, तो वो पिशाच योग भी आने वाला है। मैं डेफिनेटली उन इन सभी ग्रहों के बारे में, पांचों ग्रहों का जो विश्लेषण है उसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगी ही बनाऊंगी। अब मैं यहाँ पे विराम देती हूँ। इसके पहले रेमेडी क्या कर सकता है, तो रेमेडी मैंने हर लग्न के अनुसार बता दी है, राइट? बट अगर स्पेसिफिकली अगर आप रेमेडी समझना चाहते हैं तो पितरों से संबंधित और लक्ष्मी से संबंधित, तो पितरों को तर्पण देना, पितरों के लिए कुछ ना कुछ करना, और लक्ष्मी के लिए श्री सूक्त का पठन करना, लक्ष्मी की उपासना करना, शुक्रवार के दिन उपवास करना, ये बहुत फलदायी होगा। पितरों का वास कहाँ होता है? कहा जाता है कि पीपल के पेड़ पर जो है पितर वास करते हैं, और यहाँ पे उनको मतलब प्रदक्षिणा डाले डाली जाए, पानी देकर, जल चढ़ाकर, तो भी पितरों तक वो चीज पहुंचती है। तो इन सब चीजों को डिटेल में कस्टमाइज रूप से बताया जाता है, याद रखिएगा। हर रेमेडी हर एक के लिए काम नहीं करती है, राइट? मैं यहीं पे विराम देती हूँ अपने वीडियो को। थैंक यू सो मच मुझे अंत तक सुनने के लिए। जल्दी मिलती हूँ नए टॉपिक को लेकर। हर हर महादेव, जय मां कामाख्या।